प्लस एकाध चैप्टर मैंने अभी और भी बताया था, और मैंने क्या बताया था, साइड और डिफरेंस में लिख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, whereas at the time of vaporization cooling takes place, as a result temperature decreases. ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्योंकि दे रखा है कि भाई वो लेटेंट हीट के बराबर हीट लेते तब जाके वो वेपर सरफेस के जो है वो सराउंडिंग से लेटेंट हीट के बराबर हीट लेते तब जाके वो वेपोराइज होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है कि आप दरवाजे में समझिए, कोई आदमी बिल्कुल दरवाजे में खड़ा हुआ है, उसको एनर्जी चाहिए थोड़ी तब वो बाहर निकलेगा। अभी उसको वो एनर्जी मिली नहीं है, लेकिन बाहर से वो पकड़ के खींच लेगा, बाहर से तो पकड़ के खींचेगा तब भी वो चले जाएगा ना। उसको जो है वो एनर्जी जिसको लेके वो बाहर निकलता है उसको मिली नहीं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने उसको खींच लिया। तो जब हवा चलती है तो हवा के जोर से जो मॉलिक्यूल सरफेस पे, तो कुछ मॉलिक्यूल हवा के प्रेशर से क्या होते निकल जाते। तो वो जो फैक्टर है कि भाई अच्छा कि जी वो लेटेंट हीट के बराबर हीट लेंगे फिर वो बाहर निकलेंगे सरफेस, तो लेटेंट हीट जब ली जाती है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेशन में दिया है अमाउंट ऑफ हीट टेकन when a liquid 1 kilogram liquid takes the heat to change completely from liquid to gaseous state। आगे दो वर्ड बोले थे कोई सही, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जब क्या बोला था, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में से कोई भी बात लिख सकती है। जो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट में भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्योर जिसकी बात कर रहे हैं, समझ में आएगा बात। और जब हमें पता है इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता, जब भी इवोपरेशन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आपकी जो लेटेंट हीट की डेफिनेशन है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और इवोपरेशन के वक्त टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जो था उससे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, हो तो रहा है ना। तो फर्क समझ में आ गया कि व्हाई वी डिडंट यूज द वर्ड जो बुक का है कि वो लेटेंट हीट लेते फिर बाहर निकलते। अगर लेटेंट हीट का मामला अगर इन्वॉल्व होता तो लेटेंट हीट उस वक्त की हीट है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उससे पहले की जो हीट है वो तुम्हें नजर आ रही है। आप 10 डिग्री में पानी गर्म करें तो टेम्परेचर थर्मामीटर नोट करेगा और टेम्परेचर बढ़ता नजर आएगा, तो हमें नजर आ रहा है वो लेटेंट का आ रहा, छुपा का आ रहा, लिक्विड में छुपा हुआ। समझ में आया, छुपा हुआ कब होगा, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तब जो हीट होगी वो थर्मामीटर नोट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो हीट है वो यूज हो रही है कहाँ पर, स्टेट चेंज करने में। ध्यान रखिए ना, बुक का सवाल है कि हम बुक के सवाल नहीं लेंगे सारे एक एक करके, कि कोई सवाल लेना नहीं चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने आपकी बुक में सवाल है डिग्री सेल्सियस ऑफ केल्विन, केल्विन एज ए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन कमर्शियल यूनिट जो है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस है। फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे जहाँ टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो वो एसआई यूनिट पुट करेंगे, क्योंकि बाकी यूनिट भी एसआई यूनिट। मैं आपको बता दूंगा कि एसआई यूनिट जब हम किसी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो भी एसआई यूनिट में होता है। डायरेक्ट हम फाइनल रिजल्ट वो चीज का यूनिट लिख सकते हैं जो हम निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट के रूल है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल का, कि जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग यूनिट में नहीं होनी चाहिए। एक सीजीएस सिस्टम है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। एक एमके सिस्टम है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये अलग अलग सिस्टम है जहाँ पे वैल्यूज अलग अलग होती है, यूनिट भी अलग होती है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने एक सिस्टम यूनिवर्सली डेवलप करा सबके लिए, उसका नाम दिया क्या, एसआई यूनिट। अब वो उन्होंने चूज कर लिया, अब सब जो चूज कर लिया
वो आज जब वो चलेगा। अब ये लूप, ये याद रखिएगा, एक रूल है। जब किसी साइंटिस्ट ने किसी रूल को सिलेक्ट कर लिया, किसी यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा यूनिट है, वो सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आज अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो वो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वी कैन नॉट चेंज अवरसेल्व्स, वी हैव टू अडॉप्ट सेम थिंग which is accepted by universal, by other scientists. याद रखिएगा। तो डिग्री सेल्सियस कमर्शियल यूनिट है हीट का, टेम्परेचर का, सॉरी नॉट हीट, हीट का यूनिट तो जूल्स है, हीट इज एनर्जी। और जो आपका केल्विन है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। तो डिग्री सेल्सियस को एसआई यूनिट में कैसे बढ़ते? तो इसका फॉर्मूला है, मान लो x डिग्री सेल्सियस है, तो ये होगा x पॉपुलर रहेगा प्लस 273। अब इसको हम केल्विन बोलेंगे। मेरा ख्याल है जब आप जो मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते हुए कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं मीटर को 1000 क्या नाम है किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब आप वहां पे मीटर ही लिखेंगे, देखा असल जो काम है वो मल्टीप्लाई का नंबर लिखना है, बाकी यूनिट तो आप जो है उसके बाद लिखेंगे। तो जब आपने इसमें 273 ऐड कर दिया जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू थी, तो अब वो डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, क्या बन गया? वो केल्विन बन गया। और अगर ऑलरेडी वो केल्विन में है, बाई केल्विन, तो उसमें से क्या करेंगे आप? 273 माइनस कर देंगे, अभी डिग्री सेल्सियस बन गया। एक्चुअली 273.12 है, 273.12 ये ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन ये 0.12 थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको होल नंबर में 273 कर दिया, 0.12 को हटा दिया कि ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसको याद करना बड़ा आसान है, जैसे 273 को याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं कि 273 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें। जहाँ पे हमें माइनस करना है वहाँ पे प्लस कर देते हैं, और जहाँ प्लस करना है वहाँ तो बड़ा आसान। कैसे? अल्फाबेट्स याद है आपको? तो पहले क्या आता है? सी आता है, सी पक्का, और के बाद में आता है। तो आगे जाना है तो आगे जाने के लिए ऐड कर दो, आगे जाना है तो ऐड करेंगे, और पीछे आना है बड़ा सिंपल, बोलोगे नहीं कभी जिंदगी में, याद रहेगा। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, यू हैव टू गो टू अनदर यूनिट, जो जिसका जो नंबर है, जो उसका अल्फाबेट है, वो बाद में आ रहा है सी में, ऐड कर देंगे। और अगर कैसे सी में आना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअली मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट जो है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो भी फास्टर में डिस्कस करूं, ताकि वो कंफ्यूजन सवाल करते हुए ना हो। समझ में आ गई बात? अब याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें बुक में सवाल दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो, तो क्या करेंगे? 40 प्लस 273, आगे आप के लिखेंगे, और 40 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो 40 माइनस 273, और ब्रैकेट में लिख के बाहर हम सेल्सियस लिखेंगे, आंसर माइनस में आएगा। इससे मतलब नहीं, आंसर माइनस में प्लस में आ रहा है उससे आप मत, अगर प्लस में आए तो प्लस में लिखिए, माइनस में आ रहा है तो माइनस। ये बुक के अंदर नहीं कर रही इस चैप्टर के। नाउ आई एम कमिंग टू अनदर पॉइंट, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये डेजर्ट कूलर वाला तो समझ में आ गया। डेजर्ट कूलर के दो क्वेश्चन थे। डेजर्ट कूलर, व्हाई डज डेजर्ट कूलर, हाउ डज डेजर्ट कूलर इज डूइंग कूलिंग, हाउ डज इट कूल्स, हाउ डज इट कूल। तो ये सवाल अलग है कि वो हीट लेता है हवा में से, और वो हवा जो है वो हीट किसको दे रही है? किसको दे रही है? वाटर को, जो सर्कुलेट कर रहा है। तो पानी इवोपरेट हो जाता है, लेकिन वो हवा अगले दरवाजे, अगले विंडो से बाहर निकल रही है, लेकिन वो अब गर्म हवा नहीं रही, ठंडी हो गई, तो उसने हीट लूज कर दी। और व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर,
इन ए हॉट डे एंड ड्राई डे। तो ये दोनों दो फैक्टर्स हैं, दोनों में कूलिंग क्या होता है, कूलिंग स्पीड बढ़ जाती है। ये स्पीड ऑफ कूलिंग पर है। स्पीड ऑफ कूलिंग विल बी हायर इन ए हॉट डे एंड ए ड्राई डे एज कंपेयर टू अदर डे। क्योंकि स्पीड ऑफ कूलिंग हायर है, इसलिए कूलिंग भी क्या होगी, हायर होगी। स्पीड ऑफ एवोपरेशन इज हायर, सॉरी हमें कहना चाहिए स्पीड ऑफ एवोपरेशन इज हायर इन ए हॉट एंड ड्राई डे, देयरफॉर कूलिंग विल बी हायर द मोर कूलिंग होगी। पॉइंट क्लियर। अब सवाल ये होता है, जो मैं बुक का सवाल है कि वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस produce severe burn as compared to water at 100 degrees Celsius. The burning effect of steam at 100 degrees Celsius will be much higher than water at 100 degree. 100 डिग्री पे पानी डालोगे वो जलाएगा जहां पे पानी गिरेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर स्टीम 100 डिग्री पर है वो ज्यादा जलाएगी। बुक का सवाल है, बताइए क्यों स्टीम ज्यादा क्यों जलाएगी? टेम्परेचर दोनों का 100 है नहीं। देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, हीट जो होती है वो ज्यादा देगा हमारी बॉडी को, जो वो ज्यादा जलाएगा हमारी बॉडी को, जो ज्यादा हीट दे रहा है, जो ज्यादा हीट दे रहा है वो ज्यादा जलाएगा, और जो कम हीट दे रहा है बॉडी को वो कम जलाएगा। अंडरस्टूड है? बिल्कुल, मैंने डायरेक्ट में असल आंसर पे आ गया। अब क्या होगा भाई, ये निकल गया। पानी था वो किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे, वो 100 पे आके बॉइल हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होना शुरू होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। मान लो उसने x यूनिट हीट ली, इतनी हीट लेके वो 100 पे पहुंचा। आगे बात समझ, रूम टेम्परेचर जो है वो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर 30 है। 100 पे जाने के लिए उसे क्या चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट लेगा और फिर जाके 100 पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का प्रोसेस जारी रहेगा या रुक जाएगा? सोचो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए तो टेम्परेचर बढ़ने का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। तो अब वो जो हीट उसको दी जा रही है वो टाइम में यूज हो रही है, स्टेट चेंज हो गया। अब वो जब तक स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर 100 ही रहेगा। तो यहाँ वाटर था लिक्विड, वाटर लिक्विड फॉर्म में था। अब यहाँ उसकी स्टेट चेंज होगी, और जब वो यहाँ मान लो पूरा चेंज हो गया, इतनी हीट लेके उसने मान लो y यूनिट हीट ली, कितनी यूनिट हीट ली, y यूनिट, और पूरा उसका स्टेट चेंज हो गया। तो टेम्परेचर कितना होगा पूरा स्टेट चेंज होने पे, ज्यादा या कम? सोच लो, तुम लोग हवाई समझ नहीं पड़ते हैं, वो क्या रहेगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़े, ज्यादा होगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। तो सही आंसर, घबरा क्यों रहे भाई? जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो स्टेट चेंज यहां से होनी शुरू हुई, यहां जब स्टेट चेंज होनी शुरू हुई टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज यहां पे आगे कंप्लीट हो गई। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो यहाँ पे था? जब चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे कितना था, 100। जब स्टेट चेंज होके फाइनल सारा का सारा बॉइल हो गया तो कितना होगा टेम्परेचर? तब भी 100 होगा। यहाँ पे आ गया आपका स्टीम बन गई सारी की सारी। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेट से शुरू हुआ, सेकंड स्टेट पे पहुंचा, जहाँ स्टेट चेंज होनी शुरू हुई, और जब कंप्लीट स्टेट चेंज हुई तो वो थर्ड स्टेट पे आ गया। ठीक है, तो अब बॉडी को पानी जब तक गर्म जलाएगा या कोई भी गर्म चीज तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आती। आप जब
रूम टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं तो आपके मुंह को नहीं जलाता, वो हाथ पे गिर जाए तो वो हाथ को नहीं जलाता। वाला पानी हाथ को जलाएगा जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। अब पानी 100 डिग्री पे था, ये हाथ को जलाएगा या नहीं जलाएगा? क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा है और जलाने के लिए हीट देगा, हमारी बॉडी को हीट देगा। हायर टेम्परेचर में चीज होती है वो हीट देती है जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। तो ये हीट देगा कब तक? जब तक रूम टेम्परेचर पे ना जाए। उतना ही पानी जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो कितनी हीट देगा, कितनी हीट देगा? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, जितनी की थी शाबाश, आपके दिमाग में सबसे सही आंसर है, मुझे मालूम है। एक तो बोलते हुए खिचखिचाते भाई कितनी ही की थी 30 से 100 पे आने के लिए एक्स यूनिट, और जो वापस रूम टेम्परेचर पे वही पानी अमाउंट वही है, तो रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो वो ठंडा होगा ना, तो कितनी हीट देगा वो? जितनी ली थी, यानी कितनी एक्स यूनिट। ये हीट बॉडी को देगा और जो बॉडी को हीट मिल रही है वो जलेगी, गर्म होगी, क्योंकि गर्म जो पानी था वो बहुत गर्म है, हाथ जला रहा है, ये बॉडी जला रहा है। माइंड समझ में आ गया? अब आ जाओ आप स्टीम के ऊपर। स्टीम जब हमारी बॉडी से टच होगी उसका टेम्परेचर भी 100 है, तो ये कब तक बॉडी को हीट देगी? वही रूल है जो वहां था, कब तक बॉडी को हीट देगी? जब तक रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। जब रूम टेम्परेचर में आ गया तो फिर वो हीट देना ना लेगी ना देगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो रूम टेम्परेचर में जब वो स्टीम जाएगी तो वो इतनी स्टीम है सारी की सारी, तो पहले वो डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, पहले वो उस जगह पे आएगी जहां पे स्टेट बदलनी है। समझ में आया? ये मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है और ये 3rd फ्लोर है इसका, और ये बराबर दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट है, ये 15वां फ्लोर है, तो ये 3rd फ्लोर है, और यहाँ भी 3rd है, या नीचे कोई रास्ता नहीं है, ये है नहीं यहाँ। अब जो आदमी 15वें फ्लोर पर है उसे ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो डायरेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाएगा वो। कहाँ आएगा पहले? वो 3rd फ्लोर की जो हाइट है वो आएगा, क्योंकि वहां से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, फिर वो नीचे जाएगा। यही बात समझ में? भाई यहां से चला तो क्या करेगा? नीचे पहुंच जाएगा, वो 3rd यहाँ पे आके रुकेगा 3rd फ्लोर की हाइट पर, फिर फ्लोर चेंज करेगा क्योंकि वहां से नीचे जाने का रास्ता है, और फिर वो नीचे आएगा। तो स्टीम का ग्राउंड फ्लोर पे आने में जो पानी यहाँ पे पानी था स्टीम की शक्ल में, उसको ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए वो डायरेक्ट ग्राउंड पे चला जाएगा। पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पे वो स्टेट चेंज हो रही है। पहले वो उस स्टेज पे आएगा, उस जगह आएगा जहां से टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। जब तक वो स्टीम पूरी स्टेट चेंज नहीं कर रही तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं। तो स्टेट चेंज करने के लिए उसे इस जगह से वो निकल के आना पड़ेगा, तो वो हीट देगा, जो स्टीम है वो हीट देगी यहां तक आने के लिए, क्योंकि हीट लेके वहां पहुंचेगी, तो वापस जाने के लिए वो हीट ले देगी। कितनी हीट देगी? कितनी हीट देगी? वाई यूनिट हीट देगी। तो वाई यूनिट हीट देगा, फिर वो लिक्विड बनेगा, वो भी 100 डिग्री पर, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो पहले वो 100 यूनिट हीट लेकर, जो वाई यूनिट हीट लेके जिसमें कोई स्टीम बनना था, तो वापस पानी बनने के लिए उसे वाई यूनिट हीट देनी पड़ेगी, तब वो पानी बनेगा। और पानी कितने डिग्री पे बनेगा? 100 पे बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ स्टेट चेंज हो रही थी, समझ में आया, तो टेम्परेचर चेंज, तो वो 100 पे पहुंचेगा, पहले 100 डिग्री वाला पानी बनेगा, फिर वो रूम टेम्परेचर में और ठंडा होगा, फिर यहाँ से आगे ठंडा होगा, बनने के बाद फिर वो नीचे जाएगा। तो स्टेट चेंज हो चुकी है, अब क्या होगा? कूलिंग करेंगे तो
तो टेम्परेचर चेंज होगा। अब वो 100 डिग्री से चेंज होके टेम्परेचर चेंज होगा, वो रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा। इस बीच में स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि स्टेट ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो उस स्टीम को इस लेवल में आने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? टोटल कितनी नहीं, यहां तक आने के लिए कितनी हीट तो देगी वो लिक्विड बनने के लिए, पानी बनने के लिए। और फिर 100 डिग्री पानी से रूम टेम्परेचर पे आने के लिए उसे x यूनिट हीट और देनी पड़ेगी। अगर नहीं देगी तो वो वही रहेगी, अगर नहीं देगी तो वो वही रहेगा। नहीं तो कितनी हीट देगी स्टीम इस लेवल पे आने के लिए? y प्लस x। और जो पानी ऑलरेडी इस लेवल पे था उसको यहाँ पे आने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है? ओनली x। तो कौन ज्यादा हीट दे रहा है? x यूनिट। अरे भाई एक हीट दे रहा है y प्लस x यहाँ आने के लिए, और एक खाली x दे रहा है। तो कौन हीट ज्यादा दे रहा है? जो y प्लस x है वो ज्यादा होगा या x ज्यादा होगा? वो ज्यादा होगा ना। अभी मैंने बताया था जो ज्यादा हीट देगा वो दिलाएगा भी ज्यादा। तो कौन ज्यादा दे रहा है? नहीं, कौन? स्टीम या पानी? स्टीम ज्यादा दे रही है। समझ में आ गई बात? स्टीम ज्यादा दे रही है। अब इसको लिखेंगे कैसे आंसर? अब लिखेंगे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव हीट टू द बॉडी, गिव हीट टू द बॉडी टू बिकम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बिकम, आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट इट गिव्स y यूनिट हीट, then water at 100 degree Celsius will further give heat to the body to come at room temperature. Let the heat given is x unit. ये लिख सकते हैं। तो total heat given by steam to the body to become water at room temperature will be how much? y plus x. पॉइंट समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Whereas only water at 100 degrees Celsius will give how much heat to the body? Will give only x unit heat to become water at room temperature. So since steam gives more heat to the body as compared to steam at 100 degrees Celsius gives more heat to the body as compared to water at 100 degrees Celsius. तो क्या स्टीम स्टेट चेंज होने में भी हीट दे रही है? समझ में आई नहीं आई? तो स्टीम गिव्स मोर हीट टू द बॉडी एज कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया? अब इसको उल्टा ले लो। जब किसी का जल जाता है तो हम उसको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, कूल करते हैं। कूल करने के लिए दो वो है, बुखार में भी हम करते हैं सब। जब भी बहुत तेज टेम्परेचर है तो कहते हैं ठंडे पानी की पट्टियां रखो। तो हु विल डू बेटर कूलिंग? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? क्यों? जब एक मिनट, हाँ बोलो। नहीं, देखो कूल वो करता है जो हीट लेता है, जलाता वो है जो हीट देता है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो। तो दैट सब्सटेंस विल do more cooling who takes more heat from the body. Takes more heat from the body will cool more. जलाने में gives to the body. ये फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्टीम और गर्म पानी में वो हीट दे रहे हैं, ठंडा करने में वो हीट ले रहे हैं। बॉडी से हीट निकलेगी तभी तो बॉडी ठंडी होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो ice takes more heat from the body as compared to water at 0 degree Celsius. क्यों? कि पहले आइस जो थी, मैं इसको रख कर लूं तो समझ में आ गया ना पॉइंट आपको? आइस at 0 degree Celsius takes heat from the body, यानी ये हीट ले रही है, ये हीट प्लस हीट, ये हीट ले रही है। कहां से ले रही है? ये बॉडी, और ये बनेगी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
स्टेट चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज, तो ये 0 डिग्री में था, तो ये पानी बनेगा तो तब भी 0 डिग्री में रहेगा। वजह समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज हो रही। ये मान लो इसमें x यूनिट हीट हुई है, या आप यूनिट चेंज कर लें, आप p यूनिट कर लें, p यूनिट हीट हुई, ये ली आइस ने, लेकिन ये 0 डिग्री पे पानी बन गया, लेकिन ये पानी भी हीट लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा गर्म है, तो जो गर्म चीज है वो हीट देती है और जो ठंडी चीज है वो हीट लेती है। अब ये वाटर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट लेगा, ये भी हीट लेगा प्लस हीट, और ये आ जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। मान लो ये हीट लेता है क्यू यूनिट, अब देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस ice at 0 degree Celsius to become water at normal temperature takes heat T plus Q. takes heat, give नहीं आएगा। स्टीम वाले केस में क्या था? give x plus y, वो दे रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है? heat ले रहा है, y P plus Q, and as compared to water at 0 degree Celsius it takes only how much heat? Q unit heat. So, according to this, who takes more heat from the body? Ice at 0 degree Celsius takes more heat from the body as compared to water at 0 degree Celsius. तो ice जो बॉडी से ज्यादा हीट निकाल रही है, therefore ice will produce more cooling, a better cooling. Ice at 0 degree Celsius produce better cooling than water at 0 degree. Cooling दोनों करना है, लेकिन आइस ज्यादा कूलिंग करेगी क्योंकि वो बॉडी से ज्यादा हीट ले रही है। तुम्हें ध्यान रखना, जो फर्क क्या है, स्टीम के केस में हीट क्या, स्टीम जला रहा है, गर्म पानी जला रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो हीट दे रही है, ध्यान रखना ये पॉइंट। वो कूलिंग के केस में क्या हो रहा है? वो हीट ले रहे हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये बुक के सवाल थे, ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गए होंगे। इसको आप घर जाके लिख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो लिखने के बाद, क्योंकि हम लोग लिखने में गलतियाँ करते हैं, तो आप अपनी अगर एक बात याद रखिएगा, वंस यू विल राइट विद योर ओन वे, वो एग्जाम में भी आपको याद हो जाएगा। डिक्टेशन डिक्टेट किया हुआ आंसर आदमी एग्जाम में नहीं याद कर पाता, भूल जाता है, लेकिन खुद अपने हाथ से लिखा हुआ आंसर कोई तो याद देर तक रहता है, और दूसरे एग्जाम में अगर भूल भी गए तो जल्दी याद हो जाता है। तो आप घर जाके आंसर लिखिएगा, बुक के सवाल है। कोई डाउट हो तो मुझे दिखा देना, मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि क्या गलती है। डिग्री सेल्सियस ये दे रहा है माइनस हीट, किसको दे रहा है ये? टू बॉडी, किसको दे रहा है ये? x डिग्री से x यूनिट, कितना? x यूनिट हीट, है ना। ये बन गया क्या? वाटर कितने डिग्री पे? 0 में, एकदम 100 से 0 में दोनों क्रम एक साथ होंगे। क्या होगा? वाटर है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। फिर ये वाटर हीट लेगा, निकालेगा, हीट देगा, तो वो यहाँ ले रहा है प्लस हीट, यहाँ हीट किसको दे रहा है? टू बॉडी को दे रहा है, जो जल रही है। मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, यहाँ पे प्लस हीट, ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम बॉडी, यहाँ भी क्या लिख दो? प्लस हीट फ्रॉम बॉडी, हॉट बॉडी। और यहाँ क्या बन जाएगा? वाटर है, अब तो कि बॉडी को हीट दे रहा है, टेम्परेचर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो ये वाई हीट है, वाई हीट। तो स्टीम in changing from 0 degree Celsius to water at room temperature gives how much heat? X unit plus Y unit, whereas water at 100 degree Celsius give only Y unit heat to the body. So since steam gives more heat to the body, आप ये डायग्राम बना के आंसर लिख सकते हो।
Therefore, steam produces more severe burn as compared to water है. जो डायग्राम बनाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसकी समझ में भी आ जाएगा.